नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने जूलॉजी में बीएससी सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर जो है उसके अंदर जूलॉजी के अंदर पार्ट 10 करने जा रहे हैं। और आपको जैसा ध्यान है कोर्डेटा बुक चल रही है। कोर्डेटा के अंदर जो हमने कल जो टॉपिक चल रहा था अपना था कि वर्टिब्रेट्स के हमने पहले मूलभूत लक्षण देखे, उसके बाद में हमने सामान्य लक्षण देखे हैं। सामान्य लक्षणों में हमने कल जो देखे थे वो उसने अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक देख लिया था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये कल अपने देखा था और इसके बारे में आपको बताया था कि जो वर्टिब्रेट्स हैं इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप का होता है। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हार्ट पंपिंग के लिए ज़रूरी है, आर्टरीज है, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं वो पाई जाती है। और जो ब्लड है वो पूर्ण रूप से इन ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। उसके बाद में देखिएगा आपने देखा था कि जो इनका जो हार्ट है, हार्ट की पोजीशन बहुत अधिक मायने रखती है। कि मछलियाँ जो है जिनके अंदर हार्ट के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर 3 होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर इनकम्प्लीट 4 होते हैं, एविज के अंदर 4 होते हैं और मैमल के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। अब हार्ट का पूरा डिटेल में अपने आगे जब इन एनिमल्स को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने देखेंगे। इसके बाद में कल अपने यहाँ तक देख लिया था। इसके बाद में आज नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इन उत्सर्जन तंत्र की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो है उत्सर्जन क्या है मैं थोड़ा ये बता देता हूँ कि उत्सर्जन वैसे तो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, शरीर में बने हुए नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन जो है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि उत्सर्जित पदार्थ है नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ यदि बॉडी में बहुत लंबे समय तक अगर रहते हैं तो जिससे बॉडी के जो आंतरिक द्रव है उनकी पीएच चेंज हो जाती है और पीएच चेंज होने से जंतु की डेथ हो सकती है। इसलिए समय समय पर जंतु के द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके लिए जो तंत्र पाया जाता है उसको उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर जो उत्सर्जन है उसके लिए 3 प्रकार के उत्सर्जित तंत्र पाए जाते हैं। यानी कि जो किडनी है उसका डेवलपमेंट 3 प्रकार से होता है। वर्टिब्रेट के अंदर तो कोई मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक होते हैं। वर्टिब्रेट में तो मेरे नाम है वो उससे पहले क्या प्रोनेफ्रिक जो टेरेस्ट्रियल लार्वा होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं मोस्टली। अब प्रोनेफ्रिक किडनी पहले आई, बाद में मीजोनेफ्रिक का विकास और उसके बाद में मेटानेफ्रिक का विकास। ये हमारी किडनी के इवोल्यूशन को शो करने वाला डायग्राम है। जैव विकास में किडनी का विकास किस प्रकार हुआ उसको शो किया। तो पहले प्रोनेफ्रिक किडनी आई, उसके बाद में मीजोनेफ्रिक, उसके बाद में मेटानेफ्रिक आई। प्रोनेफ्रिक किडनी है वो टेरेस्ट्रियल मतलब जलीय लार्वा के अंदर पाई जाती है। मीजोनेफ्रिक जो है ये एम्फीबियंस जो होते हैं और जो फिश स्पीशीज जो होती हैं उनके अंदर पाई जाती है। मेटानेफ्रिक जो है ये रेप्टाइल्स हैं, उसके अलावा एविज हैं और मैमेलिया, इन 3 के अंदर ये पाई जाती है। मेटानेफ्रिक का सबसे अच्छा एग्जांपल आप ह्यूमन बीइंग को पढ़ के आए हो। अब देखिएगा प्रोनेफ्रिक जो होती हैं, प्रोनेफ्रिक जो किडनी होती है इनकी अगर विशेषता देखें तो प्रोनेफ्रिक किडनी जो है ये अपने मनुष्य के अंदर भी जो प्रारंभिक की जो हमारी डेवलपमेंट की अवस्था है उसमें पाई जाती है। उसके अलावा ये जो है इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें प्रोनेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और उसके अलावा बोमन संपुट है और ग्लोमेरुलस के सिस्टम सब एब्सेंट रहते हैं। उसके अलावा इसमें जो है एक बड़ी डक्ट पाई जाती है, नेफ्रिक डक्ट कहते हैं। ये सीधे ही शरीर से बाहर कूद जाती है और साथ में नेफ्रोजेनिक पोर्ट भी पाया जाता है। नेफ्रोजेनिक पोर्ट जो है वो आगे मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी की डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। तो प्रोनेफ्रिक किडनी के अंदर सबसे सरल प्रकार की होती है और जो
जलीय लार्वा उनके अंदर ये पाई जाती है और इसके अंदर केवल प्रोनेफ्रॉन पाया जाता है और दूसरी नलिका की सहायता से नेफ्रॉन की सहायता से सतह पर खुलता है और साथ में एक नेफ्रोजेनिक कोड भी पाया जाता है। प्रोनेफ्रिन के बाद में मीजोनेफ्रिक किडनी आती है। मीजोनेफ्रिक का मैंने भी एग्जांपल आपको बताया है। ये जलीय जो एम्फीबिया है और मछलियां उनके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर यदि हम देखें तो जो प्रोनेफ्रॉन्स भाग है वो अपभाषित होने लगता है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मीजोनेफ्रॉन्स जो उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। साथ में नेफ्रोजेनिक कोड भी पाया जाता है जो कि अगली अवस्था में मेटानेफ्रिक का डेवलपमेंट करता है। तो ये होगी मीजोनेफ्रिक। और मीजोनेफ्रिक किडनी की सबसे बड़ी विशेषता है कि सीधी सतह से बाहर खुलती है। इसकी नेफ्रिक डक्ट, इसकी जो नेफ्रिक डक्ट है वो क्लोएका के अंदर खुलती है और इसके अंदर कहीं पर भी हम देख रहे हैं कि ब्लैडर की जैसी मूत्र को इकट्ठा करने के लिए कहीं भी यूरिनरी ब्लैडर वगैरह नहीं पाया जाता है। तीसरी किडनी है मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक यदि हम देखें तो ये हमारे वर्टिब्रेट्स के अंदर एडल्ट स्टेज के अंदर पाई जाती है और एडल्ट के अंदर पाई जाती है। और मेटानेफ्रिक के अंदर हम देख रहे हैं कि मीजोनेफ्रॉन्स जो है वो अपभाषित दिखाई देते हैं और धीरे धीरे होमोन्स है, ग्लोमेरुलस वेसिकल्स है, उनका डेवलपमेंट हो जाता है। उसके अलावा जो नेफ्रोजेनिक कोड है उसके अलावा यूरेटिक बड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और यूरेटिक बड जो आगे जाकर के यूरिनरी ब्लैडर का निर्माण करती है और यूरिनरी ब्लैडर जो आगे जाकर के कोशिका के अंदर होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक जो है हमारी किडनी के विकास को समझाने वाला एक प्रोसेस है जो डायग्राम से क्लियर हो रहा है। तो उत्सर्जन के लिए मैं बताता हूँ मीजोनेफ्रिक, वर्टिब्रेट की बात करें तो मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है जो कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। अब देखिएगा अगला जो पॉइंट है नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की बात करें, यानी इसके जो नर्वस सिस्टम उसकी बात करें तो वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम पूरा डेवलप प्रकार का होता है। और डेवलप प्रकार की यदि हम बात करें तो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब ब्रेन जो है वो सारी पूरे नर्वस सिस्टम की समस्त जैविक क्रियाओं का समस्त क्रियाओं को नियंत्रण करता है अपनी तंत्रिकाओं की सहायता से। और मैंने बताया था कि मनुष्य या जो कहते हैं वर्टिब्रेट जो है उनके अंदर जो न्यूरल कोड है या नर्व कोड है वो स्पाइनल कोड में चेंज हो जाता है। स्पाइनल कोड का अग्रभाग है वो ब्रेन कहलाता है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्टिब्रेट्स जो है इनके अंदर दो प्रकार की नर्व पाई जाती है। एक तो होती है सेंसरी चालक तंत्रिकाएं और एक होती है संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं। अब चालक तंत्रिका और संवेदी तंत्रिका की यदि हम बात करें तो चालक तंत्रिकाएं जो होती हैं ये पहले संवेदी की बता देता हूँ आपको। संवेदी तंत्रिकाएं सूचनाओं को जो पूरा प्रभावित है वहाँ से लेकर के ब्रेन तक लेकर जाती है, जबकि चालक तंत्रिकाएं पुनः उन सूचनाओं को ब्रेन से लेकर के प्रभावित तंत्र तक लेकर जाती है ताकि हम कोई भी जो स्टिमुलस है, कोई भी उद्दीपन है उसके फलस्वरूप हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पूरा विकसित प्रकार का तंत्रिकाओं का बना हुआ सिस्टम पाया जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें एक शब्द और आता है क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स को हिंदी में कहा जाता है कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाओं की यदि हम बात करें तो नाम से क्लियर हो रहा है क्रेनियल नर्व वे नर्व जो क्रेनियम से निकलती है, वे नर्व जो क्रेनियम से निकलती है या वे तंत्रिकाएं जो कपाल से निकलती है उनको कपाल तंत्रिका कहते हैं। ये कपाल तंत्रिका या क्रेनियल नर्व जो होती है सीधे ही कहाँ पर जाती है, ये शरीर के अलग अलग अंगों में जाती है और उन अंगों की जो है नियंत्रण और समन्वय बनाए रखती है। तो क्रेनियल नर्व की यदि हम संख्या की बात करें ये या 10 जोड़ी हो सकती है या 12 जोड़ी होती है। 10 जोड़ी जो होती हैं ये पाई जाती है फिशेस और एम्फीबिया में, जबकि 12 जोड़ी होती है रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स में। इनमें ये
12 जोड़ी होती है। तो ये क्रेनियल नर्व जो है सीधे ही क्रेनियम से निकल के शरीर के अलग अलग अंगों में जाती है, जो दो संख्या में 2 तरह की 10 जोड़ी और 12 जोड़ी, और 10 जोड़ी जो है पीछे जो एम्फीबियंस में पाई जाती है, 12 जोड़ी रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स में पाई जाती है। उसके अलावा जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके लिए मैंने ये बताया था कि ब्रेन जो है वो इसी प्रकार का होता है, ये 3 भागों में बंटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रीज होती है उनमें न्यूरल कैनाल पाए जाते हैं, उस न्यूरल कैनाल से होते हुए हमारे मस्तिष्क से लेकर के हमारी श्रोणि मेखला तक ये फैली हुई होती है। अब यदि हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि संवेदी अंग जो हैं वो हमारे अंदर पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि पूरे दोनों प्रकार के होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो पूरे डेवलप्ड प्रकार के होते हैं। जो कि अब सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं कि ये सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं ये वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो है या बाह्य जो उद्दीपन को ग्रहण करके शरीर में उस पर वातावरण में होने वाले परिवर्तन के हिसाब से समायोजन उत्पन्न करते हैं। अब सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें एक जोड़ी आंखें होती हैं, नेत्र होते हैं और श्रवण अंग पाए जाते हैं। आईज हैं, ऑडिटरी ऑर्गन्स हैं, यानी आंख और कान या आप कह सकते हैं कर्ण पाए जाते हैं। अब जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये डेवलप प्रकार के होते हैं ताकि हम वातावरण में होने वाले जो भी परिवर्तन है उनके फलस्वरूप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। अब एंडोक्राइन की हम बात करें अंतःस्रावी क्या है, तो अंतःस्रावी तंत्र जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों का बना होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां तो पूरे शरीर में पाई जाती है। जैसे आपने नाम सुना भी है, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, आपने सुना है थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, वसन, अंडाशय, ये सभी एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये सारी। और ये सारी ग्रंथियां जो है अपने कार्य करके जिससे शरीर में समन्वय बनाए रखता है। ये ग्रंथियां जैसे वसन और अंडाशय की बात करें तो ये ग्रंथियां जननांगों के विकास के लिए आवश्यक और जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। उसके अलावा यदि हम बात करें थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन है जो कि उपापचय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। उसके अलावा पीयूष ग्रंथि का जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन है, दुग्ध संश्लेषण को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स हैं। प्रोलैक्टिन है जो पक्षियों में घोंसला बनाने को प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन जो है वो जो हम कह सकते हैं कि संतान के प्रति मातृत्व जो है वो अधिक पाया जाता है, उसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड से पाई जाती है। उसके अलावा जो है अगला पॉइंट लिंग पृथक होते हैं। पृथक का मतलब ये होता है कि नर और मादा जनांग पाए जाते हैं, परंतु ये उभयलिंगी न होकर के नर और मादा दोनों ही अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। जिनमें वर्षण होते हैं उनमें मेल और जिनमें अंडाशय पाए जाते हैं उन्हें उसे फीमेल कहते हैं। उसके अलावा यदि बात करें तो जो है गोनाड्स जो है तो वो गोनाड्स का जो अंतिम छिद्र है वो एनस के पास में पाया जाता है। एनस के पास में पाया जाता है जहाँ से होकर के जो है जनन की क्रिया संपन्न होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें इनमें निषेचन इनमें आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। अब जैसे बाह्य निषेचन जो है जैसे मेंढक में पाया जाता है, इसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही जल के अंदर छोड़े जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो बाह्य है वो मोस्टली जलीय जंतुओं में होता है और जो स्थलीय
स्थलीय जंतु हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल है, उनके अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है। और निषेचन का परिभाषा आपको पता ही है कि एक ही जाति के जीवाणु द्वारा उसी जाति के अंडों को निषेचित करना निषेचन कहलाता है। उसके अलावा यदि हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में लार्वावस्था नहीं होती है, पूर्ण रूप से शिशु को जन्म दे देता है, जबकि अप्रत्यक्ष में मैंने बताया हुआ है कि लार्वावस्था पाई जाती है। तो ये अपना वर्टिब्रेट जो है उसका क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक था। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं और वर्टिब्रेट्स की क्या क्या विशेषता होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने वर्टिब्रेट का पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया कि वर्टिब्रेट्स की वास्तव में ये विशेषताएं होती है। जो मेन विशेषताएं हैं वो हमने देख ली है पिछले 3 क्लासों को लगातार यदि हम देखें तो अब हमें जो पढ़ना है कि वर्टिब्रेट्स जो हैं वो अब उनको क्लासिफाई किया गया है, उनको विभाजित किया गया, उनको वर्गीकृत किया गया उनके लक्षणों के आधार पे। तो अब हम बात करेंगे कि जो वर्टिब्रेट्स है उसका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार का है, उसको किस कैसे डिवाइड किया गया है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन हमने सेकंड जो हमारी क्लास थी उसके अंदर देख लिया था वर्टिब्रेट का। वर्टिब्रेट का हमने कोर्डेटा के लिए एक पूरा डायग्राम बनाया था। तो उसमें हमने शो कर दिया था कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उन वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन उसके अंदर शो हो गया था कि कोर्डेट जो है उसको हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा था। ग्रुप बी के अंदर हमने वर्टिब्रेटा को रखा था, अगर आपको याद है तो। और ग्रुप बी के अंदर फिर एगनेथा और 2 डिवीजन है, एगनेथा और गनेथा। एगनेथा जो है उसके अंदर हमने 2 क्लासेस को रखा है, ओस्ट्रेकोड्रमी और साइक्लोस्टोमेटा। तो अगर आपको ध्यान हो तो अब हम आगे वर्टिब्रेट का यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन की, इसकी 2 डिवीजन है। और इसकी 2 क्लास है। फर्स्ट क्लास जो है वो है ओस्ट्रेकोड्रमी और दूसरी है साइक्लोस्टोमेटा। ओस्ट्रेकोड्रमी और साइक्लोस्टोमेटा। अब देखिएगा हमने डिवीजन जो गनेथोस्टोमेटा है या गनेथास्टोमेटा है या गनेथा बोल सकते हैं, इसको 2 सुपर क्लास में बांटा है हमने। सुपर क्लास फिशेस और टेट्रापोडा। अब पीसेस के अंदर हम यदि बात करें तो पीसेस के अंदर हमने 3 क्लासेस को लिया है। लेकोड्रमी, कॉन्ड्रक्टिस और ओस्ट्रिक्टिस। जबकि हमने टेट्रापोडा जो है उसके अंदर 4 क्लासेस हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वर्टिब्रेट्स का हमारा क्लासिफिकेशन है।
अब वर्टिब्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है, इस वर्टिब्रेटा के अंदर यदि हम बात करें, अब एक एक ग्रुप या यूँ कहते हैं एक एक ग्रुप, एक एक इसका जो ग्रुप है, एक एक क्लास है, एक एक सुपर क्लास है, उन सबको अपने अब अलग अलग डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो अपने एक बार देख लीजिएगा। वर्टिब्रेट्स जो है वो 2 डिवीजन में बांटा है, डिवीजन एग्नेथा और डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा। अब देखिएगा डिवीजन जो एग्नेथा है इनमें जबड़े नहीं पाए जाते। ए का मतलब मैंने बताया था एब्सेंट, और ग्नेथा का होता है जबड़े, जिनमें जबड़े एब्सेंट होते हैं, जबड़े एब्सेंट होते हैं। और ग्नेथोस्टोमेटा का क्या होता है, ग्नेथा यानी जबड़े, स्टोमा यानी मुंह के टाइम पाए जाना, यानी जबड़े पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो एग्नेथा है इसको 2 क्लासेज में बांटा गया है, ओस्ट्रेकोड्रमी और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। अब यदि हम बात करें ओस्ट्रेकोड्रमी है, इनके अंदर क्या होता है, ये सबसे प्राचीन और आदिम, यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहले एग्नेथा एनिमल्स थे जो सबसे प्राचीन और आदिम थे। और इनके जो शरीर पर भारी कवच युक्त आवरण पाया जाता था, इसलिए इनको ओस्ट्रेकोड्रम कहा गया है। यानी इनकी बॉडी के ऊपर भारी कवच युक्त आवरण पाया जाता था, इन कारण इसको ओस्ट्रेकोड्रम बोला गया है। और ओस्ट्रे का अर्थ होता है एक तरह से ढाल, और ड्रम का अर्थ होता है त्वचा। तो ओस्ट्रेकोड्रम जंतुओं की त्वचा के ऊपर एक कठोर आवरण कवच पाया जाता था, इसलिए इनको ओस्ट्रेकोड्रमी कहा गया है। और ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। अच्छा, उस कवच का काम क्या था कि उस समय जो इनका जो काल था, उस काल के अंदर बड़े बड़े अन्य जंतु मौजूद थे जो इनको खा जाते थे। तो उनसे बचने के लिए इनके अंदर उस बाह्य त्वचा पर बाह्य कवच का डेवलपमेंट हुआ था। और ओस्ट्रेकोड्रम जो है वो पहले जो कल्प था उसके अंदर लुप्त ये हो गए हैं। और ओस्ट्रेकोड्रम जंतु हैं, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि सिफेलिपिस, ड्रेपेनिपिस, ये जंतु जो है ओस्ट्रेकोड्रमी के अंदर रखे गए थे। अगला जो इसका क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लो का होता है चक्रीय, स्टोमा का होता है मुख, यानी वे जंतु जिनका मुख चूसक की तरह चक्रीय यानी गोलाकार मुख होता है, उनको साइक्लोस्टोमेटा के अंदर रखा गया है। और जो साइक्लोस्टोमेट जंतु होता है, इनका शरीर जो है वो लंबा होता है, ईल के समान यानी सांप के समान लंबा होता है। और इनकी जो पूंछ होती है वो पार्श्व से चपटी होती है, और ये लंबे बेलनाकार होते हैं। अच्छा, इन जंतुओं का जो मुख होता है वो चूसक की तरह काम करते हुए दूसरी जो मछलियां हैं उनके ऊपर परभक्षी रूप में ही रहते हैं, और उनसे उनके शरीर के जो तरल है उनको चूसने का काम करते हैं। क्योंकि इनका मुख गोलाकार नीचे से राउंड शेप का होने के कारण इनको साइक्लोस्टोमेटा में रखा गया है। और वो मुख चूसन अंग की तरह काम करते हुए दूसरे जंतुओं से या मरी हुई मछलियों से भोजन को चूसने का काम करता है, इसलिए इनको साइक्लोस्टोमेटा में रखा गया। इसका जो एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन है और मिक्साइन, जो अपने आगे देखेंगे पूरा डिटेल के अंदर। अब यदि हम बात करें ग्नेथोस्टोमेटा की, तो ग्नेथोस्टोमेटा जो है इनके जो है अर्थ मैंने भी बताया कि ग्नेथा का अर्थ होता है जबड़े, और स्टोमा का अर्थ होता है माउथ, और एटा का अर्थ होता है धारण करना। तो वे जंतु जिनमें जबड़े, मुख में जबड़े पाए जाते हैं, उनको ग्नेथोस्टोमेटा में रखा गया है। अब देखिएगा कि ये जो जंतु है पीछे इसको 2 सुपर क्लास में बांटा गया है। सुपर क्लास 2 है ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन की। पहली सुपर क्लास है पीसेज, और दूसरी टेट्रापोडा। पीसेज के अंदर मछलियों को रखा गया है, जिनको हमारे पास मछलियां कहते हैं, पीसेज कहते हैं। और टेट्रापोडा के अंदर होता है चतुष्पादी, यानी जिनके अंदर 4 पैर पाए जाते हैं, टेट्रापोड्स कहते हैं। और पीसेज का मतलब मछलियों का अर्थ आप समझ रहे हो कि ये जो है केवल जल के अंदर रहने वाले प्राणी हैं। अब देखिएगा पहले हैं प्लेकोड्रमी। अब प्लेकोड्रमी जो जंतु है, इन मछली मतलब प्लेकोड्रमी मछली है, और प्लेकोड्रमी जो इनकी विशेषता ये थी कि ये भी पैलियोजोइक जो कल्प था उसके अंदर पाई जाती थी, और उसी कल्प के अंदर ये लुप्त हो गई थी। और ये भी पीसेज के अंदर सबसे आदिम प्रकार की, सबसे सरल प्रकार की मछलियाँ थी, या सबसे सरल पीसेज हैं। और इनके शरीर के ऊपर भी प्लेकोड्रम यानी कि शरीर के ऊपर अस्थि का बना हुआ
ढाल पाया जाता था या सिल्ड पाई जाती थी, इसलिए इनको प्लेकोड्रमी कहा गया है। यानी शरीर पर यूँ कह सकते हैं ढाल नुमा अस्थि का बना हुआ कवच पाया जाता था, इसलिए इनको प्लेकोड्रमी कहा गया। और ये मछलियाँ लगभग लुप्त हो चुकी हैं। इनके एग्जाम्पल है क्लाइमेटियस और डायनिक्थिस। क्लाइमेटियस और डायनिक्थिस इसका एग्जाम्पल है। अब बात आती है कॉन्ड्रेक्थिस और ओस्ट्रिक्थिस। ये जीवित मछलियाँ हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, जिनको अपने सेकेंडरी और प्रैक्टिकल में बहुत इनका अध्ययन करना है। कॉन्ड्रियोन का अर्थ होता है उपास्थि। कॉन्ड्रियोन का अर्थ क्या होता है? उपास्थि। और ओस्ट्रिक्थिस का मतलब होता है मछली। यानी वे मछलियाँ जिनका अंत्य कंकाल, देखो सबसे बड़ी विशेषता यही है, इनका जो अंत्य कंकाल है वो किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है, लचीला होता है। और उपास्थि आपको पता है अस्थि की तुलना में लचीली होती है। और उपास्थि की जो मैट्रिक्स होता है, उस उपास्थि के मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम वगैरह का डिपोजिशन नहीं पाया जाता है। और इन मछलियों के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और इसका कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाने के कारण ये लचीले अंतर कंकाल वाली मछलियाँ होती है। तो कॉन्ड्रियोथिस का सबसे अच्छा उदाहरण स्कोलियोडोन। एग्जाम्पल इसका है स्कोलियोडोन। तो अपने डिटेल में पढ़ेंगे भी इसकी पूरी लाइफ साइकिल, इसका पूरी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल के अंदर। तो स्कोलियोडोन मछली, इसको कुत्ता मछली कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉन्ड्रियोथिस के अंदर पढ़ते हैं। और कुत्ता मछली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सूंघने की क्षमता कुत्ते की जैसी होती है। उसके अलावा काइमीरा या जिसको हम रेड फिश भी कहते हैं, ये भी इसका एग्जाम्पल है, रेड फिश भी। तो कॉन्ड्रियोथिस मछलियाँ जीवित मछलियाँ हैं, इनको आगे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। और जो दूसरी मछलियाँ हैं ओस्ट्रिक्थिस। ओस्ट्रिक्थिस जो होती हैं ये मछलियाँ, ओस्टियोन का होता है अस्थि, इक्तिस का मतलब होता है मछली। अब देखिए इनका अंतःकंकाल जो है अस्थि का बना होता है। अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है, इनका कठोर होता है जिसमें कैल्शियम, अस्थि का मतलब जिसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। इसके मैट्रिक्स में ओस्टिक प्रोटीन पाया जाता है। ओस्टिक प्रोटीन के बीच बीच में कैल्शियम का डिपोजिशन होने से अस्थि का निर्माण होता है। अस्थि का बना हुआ अंतःकंकाल पाया जाता है। अंतःकंकाल अस्थि अंतःकंकाल वाली मछलियाँ कहते हैं, ओस्ट्रिक्थिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है रेबियो। उसके अलावा आरी मछली, जिसको हम हिप्पोकैम्पस, आरी मछली, हिप्पोकैम्पस, बहुत सारी मछलियाँ इसका एग्जाम्पल है जो अपने पूरा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो विशेष के अंदर क्लासेस 3 की प्लेकोड्रमी लुप्त हो चुके हैं। कॉन्ड्रियोथिस, उपास्थि कंकाल वाली, ओस्ट्रिक्थिस, अस्थि अंतःकंकाल वाली मछलियाँ। अब टेट्रापोडा की बात करें, टेट्रापोडा को चतुष्पादी भी कहते हैं। अब टेट्रापोडा एनिमल्स को 4 क्लास में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया। अब आपको ध्यान ये है कि जो एम्फीबियंस को हम हिंदी में कहते हैं उभयचर। एम्फीबियंस को हम कहते हैं उभयचर कहते हैं। अब देखिएगा उभयचर कहते हैं तो ये जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। मैंडेल जिसका एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स जो टैंकर के चलते हैं। और ये जो है इसका एग्जाम्पल आपको पता ही है, छिपकली और सांप है। एविज के अंदर पक्षी रहते हैं जिनकी हड्डियां खोखली होती हैं। अब देखिएगा टेट्रापोडा का अर्थ क्या होता है? चतुष्पादी होता है। इनके अंदर 4 पैर पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर जैसे सांप, अपवाद है, इसमें पैर उपस्थित होते हैं जो कि यूनिवर्सल का उदाहरण है। और एविज के अंदर क्या होता है? पैर 4 होते हैं, परंतु अगर पंख फिन्स में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, फिन्स में रूपांतरित हो जाते हैं। और जितने भी कबूतर है, मोर है, चील है, ये सब एविज के उदाहरण है। मैमेलिया में मैमेलरी ग्लैंड पाई जाती है और शरीर पर हेयर्स पाए जाते हैं, उनको मैमेलिया में रखा गया है। और जिसका समय मनुष्य उदाहरण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये टोटल वर्टिब्रेट्स का हमारा क्लासिफिकेशन है। वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में रखा गया, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा को 2 क्लास में बांटा गया, ओस्ट्रिकोड्रमी और साइक्लोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा को 2 सब क्लास में बांटा गया, फिशेस और टेट्रापोडा। फिशेस को 3 क्लास में बांटा गया, प्लेकोड्रमी, कॉन्ड्रियोथिस और ओस्ट्रिक्थिस। टेट्रापोडा को भी हमने 4 क्लास में बांटे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज और मैमेलिया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एक नाम और आता है जो पीछे आया भी है, एमनियोटा है, एमनियोटा और एमनियोटा। तो इन तीनों क्लासेस को एमनियोटा क्लासेस में कहते हैं। एमनियोटा और ये सारी एमनियोटा वाले जंतु हैं, एमनियोटा।
एम्ब्रियोनिका में ये मैंने बताया था कि जब जंतु का भ्रूणीय विकास होता है तो उस भ्रूणीय विकास में 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां होती है, एम्नियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योगसेक। अब वे जंतु जिनके अंदर एम्नियोन नामक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली एब्सेंट होती है उनको एनेम्नियोटा कहते हैं, और जिनमें एम्नियोन नामक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली प्रेजेंट होती है उनको एम्नियोटा में रखा गया है। और एम्नियोटा का कारण है टाइल्स हैविट और या यूं कहते हैं कि वे टेट्रापोड जो विकसित है वो सारे एम्नियोटा है। तो ये एम्नियोटा मैंने बताया कि एम्नियोटा जो है ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली, इसका काम क्या है? ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, भ्रूण की सुरक्षा करती है, और एम्नियोटा एक द्रव भरा होता है जो भ्रूण को मूवमेंट और भ्रूण के तैरने के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो झिल्ली और जिनमें एम्नियोन नामक झिल्ली पाई जाती है उन्हें एम्नियोटा कहते हैं। तो इस प्रकार ये अपना वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन शुरू हो गया। कल से अपने जो शुरू करेंगे सबसे पहले एग्नेथा के, अभी मैंने आज जो मुख्य लक्षण है वो आपको बताए हैं इस व्हाइट बोर्ड पर। कल से अपने एग्नेथा जो है, इस एग्नेथा के मेन लक्षण क्या है इसके पूरे हम क्लास लेके चलेंगे, पूरे प्रैक्टिस को लेके चलेंगे, फिर दोनों क्लासेस के क्या करते हैं उसके बाद हम ग्रेनेटोस्टोमेटा को पढ़ेंगे, इसकी पूरी सुपर क्लासेस को पढ़ेंगे, फिर इसकी क्लासेस की प्रैक्टिस देखेंगे, क्योंकि आगे हमारा पूरा डिटेल के अंदर इनका प्रैक्टिस को इंक्लूड किया गया है। तो आज के लिए थैंक यू।